हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। सो इन लास्ट लेक्चर वी completed many thermodynamic processes, correct? So we learned different processes like isobaric process, isochoric process, adiabatic process, correct? Many processes we learned in the last lecture. Now today we are going to apply that processes on real thermodynamic processes which are going around us. उनमें सबसे पहला हमारे पास आता है हीट इंजन। अब ये हीट इंजन है क्या, इसके डेफिनेशन से आप समझ सकते हो, डिवाइस दैट ट्रांसफॉर्म्स हीट एनर्जी पार्टली इनटू वर्क और मैकेनिकल एनर्जी। हीट इंजन वो डिवाइस है जो हीट को लेता है और उस हीट को वर्क में कन्वर्ट कर देता है, या तो वर्क में कन्वर्ट करेगा या फिर मैकेनिकल एनर्जी के किसी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है। मैकेनिकल एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी वगैरह वगैरह, बहुत सारे फॉर्म्स है। तो वो उसको वर्क में कन्वर्ट करेगा या मैकेनिकल एनर्जी के किसी फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। तो उस डिवाइस का नाम क्या है बच्चों? हीट इंजन। ओके, अब यहां पे बात समझिए कि हीट इंजन में हमें पढ़ना क्या है। हमें सबसे पहली चीज पढ़ना है हीट इंजन का वर्किंग, हीट इंजन काम कैसे करता है, पहली चीज तो ये। सेकेंड थिंग, उस वर्किंग को पीवी डायग्राम से समझना है। पीवी डायग्राम क्या है सर? पीवी डायग्राम मतलब प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम, जो आप उससे फेमिलियर हो। हम लास्ट लेक्चर में अलग अलग प्रोसेस के पीवी डायग्राम्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तीसरा हमें उसका पढ़ना है एनर्जी फ्लो डायग्राम, और चौथी चीज हमें उसकी फाइंड करना है एफिशिएंसी। बस इतना काम हमें हीट इंजन में करना है, और यही सेम काम हमें, यही सेम प्रोसेसेस हमें फॉलो करना है रेफ्रिजरेटर के अंदर। ओके, तो आइए अब स्टार्ट करते हैं हीट इंजन के वर्किंग से। अच्छा, जहां तक हीट इंजन की बात है, हीट इंजन की बहुत सारी टाइप्स है अकॉर्डिंग टू देयर कंस्ट्रक्शन, अकॉर्डिंग टू देयर वर्किंग, उनकी बहुत सारी टाइप्स है, लेकिन बेसिक प्रिंसिपल काम करने का सबका सेम है। मैं यहाँ पे जिस हीट इंजन, जो हीट इंजन आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, ऑब्वियसली सारे के सारे हीट इंजन तो हम नहीं पढ़ेंगे। हम लोग जो हीट इंजन पढ़ेंगे यहाँ पे वो पेट्रोल इंजन पढ़ेंगे, खास तौर से जो आपकी कार के अंदर यूज होता है। ठीक है, 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की हम लोग बात करने वाले हैं आज के इस लेक्चर के अंदर। 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, क्योंकि पेट्रोल इंजन का पीवी डायग्राम अलग होता है, डीजल इंजन का पीवी डायग्राम अलग होता है। इसीलिए मैं खास तौर से कह रहा हूं कि हम जिस हीट इंजन को पढ़ने जा रहे हैं दैट इज 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। ठीक है, अगर आप थर्मोडायनामिक्स की कोई रेफरेंस बुक उठा के देखोगे तो वहां पे फिर डीजल इंजन का अलग होता है, फिर वहां पे एरोप्लेन के अंदर जो इंजन यूज होता है बेसिकली दैट इज टरबाइन, गैस टरबाइन, उसका पीवी डायग्राम अलग होता है। ठीक है, तो हम लोग जिस हीट इंजन को पढ़े वो कौन सा है? हमारी कार में यूज होने वाला 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। तो चलो अब इसकी वर्किंग को समझते हैं। वर्किंग को समझने से पहले आपको ये समझना जरूरी है बच्चों कि ये जो हीट इंजन है ये बना कैसे है। तो बेसिकली इंजन के अंदर वही होता है, सबसे पहले हमारे पास होगा एक सिलेंडर, और इस सिलेंडर के अंदर होगा एक क्या? पिस्टन। क्या होगा? पिस्टन। मैं बहुत सिंपल फॉर्म में आपको इसकी समझा रहा हूं वर्किंग। ठीक है, यहां पे ऊपर बच्चों हमारे पास होंगे 2 वॉल। एक वॉल यहां पे होगा, कुछ इस तरह से वॉल बना रहा हूं मैं। एक वॉल होगा जिसको हम लोग बोलेंगे इनलेट, इनलेट वॉल, और एक होता है हमारे पास आउटलेट, या फिर बेसिकली इसको हम लोग कहते हैं एग्जॉस्ट। क्या कहते हैं? एग्जॉस्ट वॉल। इनलेट में से एयर फ्यूल का मिक्सचर अंदर आता है। एयर फ्यूल मतलब एयर और पेट्रोल का एयर और पेट्रोल का मिक्सचर यहां से इनलेट से अंदर आएगा, एग्जॉस्ट से वही मिक्सचर बाहर जाएगा। तो यहां पे 2 वॉल होते हैं, और यहां पे हमारे पास काम कर रहा होता है पिस्टन। पिस्टन को मैं ऐसे बना रहा हूं, ये हमारा क्या है? पिस्टन है। ये पिस्टन इसके अंदर वर्क करते रहता है सिलेंडर के अंदर। ठीक है, फिर फाइनली ये कनेक्टेड होता है कनेक्टिंग रॉड से। वो सब बात की बात है, वो हमें पढ़ना नहीं है, बस हमें यही समझना है कि पिस्टन काम कैसे करता है, ये ऊपर नीचे मूव कैसे होता है। ठीक है, यहां पे हमारे पास होता है स्पार्क प्लग। यहां पे डिवाइस होता है छोटा सा जिसको हम लोग बोलते हैं स्पार्क प्लग। क्या बोलेंगे? स्पार्क प्लग। इसका काम क्या है? इसका काम यह है कि स्पार्क को जनरेट करना, ताकि स्पार्क जनरेट हो और एयर और पेट्रोल का मिक्सचर बर्न हो, और बर्न हो के यहाँ पे क्या बन जाए? गैस। ठीक है, चलिए अब काम को समझते हैं। ये तो बेसिक कंस्ट्रक्शन हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसकी वर्किंग बताने जा रहा हूँ आपको। आप ध्यान से देखेंगे कि ये इंजन वर्क कैसे करता है। तो मान लेते हैं
ये हमारा सिलेंडर है और यहाँ पे दो, यहाँ पे इनलेट और यहाँ पे एग्जॉस्ट वाल्व। मैं बना नहीं रहा हूँ, मैंने जैसे ऐसे खुला छोड़ दिया है, ठीक है। आप लोग इसको दिमाग में रखिएगा, मैं हर बार ऐसे नहीं बनाऊंगा। और यहाँ पे हमारे पास बीच में क्या बच्चों, स्पार्क प्लग। चलिए, सबसे पहले होता यह है कि हमारा जो एग्जॉस्ट वाल्व है ये होता है क्लोज और इनलेट वाल्व ओपन होता है। और ये जो पिस्टन होता है, ये पिस्टन यहाँ से नीचे की डायरेक्शन में मूव करता है। जब ये पिस्टन नीचे की डायरेक्शन में मूव करेगा तो इनलेट वॉल से या इनलेट पोर्ट से वो क्या करेगा, एयर और पेट्रोल के मिक्सचर को अंदर खींचेगा। इट सक्स द एयर एंड पेट्रोल मिक्सचर इनसाइड द सिलेंडर, ठीक है। अब वो खींच के कहाँ चले गया, नीचे आ गया। तो मान लेते हैं कि अब हमारा पिस्टन यहाँ पे आ गया है नीचे, ठीक है। ये नीचे की जो पोजीशन है उसको बोलते हैं बॉटम डेड सेंटर और इसको बोलते हैं टॉप डेड सेंटर, ठीक है। ये नीचे आ गया है और यहाँ पे हमारे पास क्या है, एयर और पेट्रोल का मिक्सचर। अब क्या होगा, जैसे ही पिस्टन नीचे पहुँचा ये वॉल बंद हो जाता है। ये वॉल हमारा क्या हो गया, बंद। और यहाँ पे जो एग्जॉस्ट वॉल था वो तो पहले से बंद ही था। अब ये पिस्टन यहाँ से जाएगा ऊपर। जब ये पिस्टन ऊपर जाएगा तो ये जो एयर और पेट्रोल का मिक्सचर है उसको कंप्रेस करेगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे ये पोर्ट और ये पोर्ट दोनों बंद हो चुकी है। यहाँ ऊपर बाहर कहीं जाने का रास्ता नहीं है। तो ये पिस्टन ऊपर जाके यहाँ पे क्या करने वाला है, इसको कंप्रेस करेगा। तो यहाँ पे ये पिस्टन मान लेते हैं यहाँ पे आ गया है और इसने यहाँ पे कंप्रेस कर दिया है एयर और पेट्रोल के मिक्सचर को। अब यहाँ पे काम आता है स्पार्क प्लग का। किसका काम, स्पार्क प्लग का। अभी भी यहाँ पे ये जो दोनों हमारी पोर्ट है, इनलेट और एग्जॉस्ट, दोनों बंद है। अब ये जब एयर और पेट्रोल का मिक्सचर कंप्रेस हुआ बच्चों, तो कंप्रेस होने की वजह से क्या हो जाएगा, वॉल्यूम कम हो गया और साथ ही साथ इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। क्यों, बिकॉज प्रेशर इज इंक्रीज्ड। आप देख रहे हो कितने प्रेशर से उसने कंप्रेस किया है। सिंस इट इज प्रेसिंग इट विथ अ वेरी हाई प्रेशर, द टेम्परेचर इंक्रीजेस। टेम्परेचर इंक्रीज हुआ और साथ ही साथ यहाँ पे लगा हुआ स्पार्क प्लग अपना काम करता है एंड इट प्रोड्यूसेस स्पार्क। जैसे ही उसने स्पार्क प्रोड्यूस किया, दिस एयर एंड फ्यूल मिक्सचर इट बर्न्स। अब ये जब बर्न होगा तो ये गैस में कन्वर्ट हो जाएगा और यही गैस इस पिस्टन पे हाई अमाउंट ऑफ प्रेशर अप्लाई करेगी। क्या करेगी, हाई अमाउंट ऑफ प्रेशर अप्लाई करेगी। और हमारा जो पिस्टन है वो यहाँ से प्रेशर अप्लाई करने के बाद ये नीचे आ जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या होगा, ये जो गैस है, ये जो एयर और फ्यूल का मिक्सचर है, यहाँ पे ब्लास्ट होगा और यहाँ पे गैस बन जाएगी और गैस पिस्टन पे हाई अमाउंट ऑफ प्रेशर अप्लाई करेगी और हमारा पिस्टन आ जाएगा नीचे। समझ गया। अच्छा, अब क्या होगा, जैसे ही बेटा पिस्टन नीचे पहुंचा, ये जो इनलेट पोर्ट है ये तो बंद रहेगी। अब एग्जॉस्ट पोर्ट खुल जाएगी, एग्जॉस्ट वाल्व खुल जाएगी और यहाँ पे जो गैसेस थी वो सब कहाँ निकल जाएगी, बाहर। क्या होगा, बाहर निकल जाएगी। और फिर ये हमारा पिस्टन वापस से ऊपर आएगा और जो बची कुछ यहाँ पे एयर वगैरह बचा हुआ जो कंबशन प्रोडक्ट होगा उसको भी वो बाहर फेंक देगा, ठीक है। और फिर नेक्स्ट टाइम जब वो वापस ऊपर से नीचे आएगा तो एग्जॉस्ट पोर्ट फिर से बंद हो जाएगी और इनलेट पोर्ट फिर से खुल जाएगी और अगेन वो फ्रेश एयर एंड फ्यूल के मिक्सचर को अंदर सक करेगा। मतलब ये वाला स्टेप, समझ गए आप। तो यहाँ पे पिस्टन ऊपर से नीचे गया, पहला स्ट्रोक, पिस्टन नीचे से ऊपर गया, दूसरा स्ट्रोक, फिर यहाँ पे वो नीचे से ऊपर आया, तीसरा स्ट्रोक, और फिर चौथे स्ट्रोक पे वो वापस यहाँ से ऊपर जाएगा और एयर और फ्यूल के मिक्सचर वगैरह को सब बाहर फेंक देगा, जिसको हम लोग कहते हैं एग्जॉस्ट। ये चौथा स्ट्रोक। 4 स्ट्रोक होते हैं एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए। ये पूरा एक साइक्लिक प्रोसेस हुआ ना। पहले एयर फ्यूल मिक्सचर अंदर आया, फिर एयर फ्यूल मिक्सचर को अंदर पिस्टन नीचे आके ऊपर जाके उसको कंप्रेस किया, कंप्रेस करने के बाद यहाँ पे एक्सपांशन हुआ, उसका बर्निंग हुई और पिस्टन नीचे आया और फाइनली एग्जॉस्ट हो गया। 4 स्ट्रोक होते हैं, इसीलिए इस इंजन का नाम है 4 स्ट्रोक इंजन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की बात कर रहा हूँ मैं। किसकी, 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। डीजल इंजन के अंदर स्पार्क प्लग नहीं होता, फिर यहाँ पे फ्यूल इंजेक्टर आ जाएगा। यहाँ पे स्पार्क प्लग नहीं आएगा, क्या आएगा, फ्यूल इंजेक्टर। और फिर वहाँ पे वो फ्यूल इंजेक्टर फ्यूल को इंजेक्ट करेगा एयर को कंप्रेस करने के बाद।
खैर डीजल इंजन की हम बात नहीं कर रहे, पेट्रोल को समझिए आप, इसी का हमें पीवी डायग्राम बनाना है, ठीक है। अब पहले मैं चारों स्ट्रोक को नाम दे देता हूं। ये जो स्ट्रोक है यहाँ पे एयर फ्यूल मिक्सचर अंदर आ रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे सक्शन स्ट्रोक। कौन सा स्ट्रोक? सक्शन। यहाँ पे एयर फ्यूल मिक्सचर को कंप्रेस किया जा रहा है। ये जो एयर फ्यूल मिक्सचर है, पिस्टन ऊपर जाएगा तो क्या करेगा? कंप्रेस करेगा ना, तो इस स्ट्रोक का नाम है कंप्रेशन। क्या नाम है? कंप्रेशन। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है? ये जो बर्न प्रोडक्ट था, सॉरी ये जो कंप्रेस प्रोडक्ट था, यहाँ पे स्पार्क की वजह से क्या होगा? ये बर्न होगा, करेक्ट। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सपांशन। यहाँ पे क्या हो रहा है? गैस का एक्सपांशन। एंड फाइनली एग्जॉस्ट। एक्सपांशन के बाद क्या हो जाएगा? एग्जॉस्ट। और ये साइकिल होते रहती है, चलते रहती है, ठीक है। और इसी साइकिल के बेस पे हमारा इंजन का आरपीएम डिसाइड होता है। आप कार खरीदने जाओगे या बाइक खरीदने जाओगे तो वहाँ पे बाइक का जो स्पेसिफिकेशन है, आपकी बाइक के साथ आपको जो बुकलेट मिलता है उसमें लिखा हुआ होता है इंजन का स्पेसिफिकेशन, और वहाँ पे लिखा होगा इंजन आरपीएम। इंजन आरपीएम। क्या? आरपीएम। आरपीएम का मतलब होता है रोटेशन पर मिनट। रोटेशन पर मिनट। यानी ये जो पिस्टन है, ये पिस्टन फाइनली कनेक्टेड है एक कनेक्टिंग रॉड के साथ। इसका जो अप एंड डाउन मोशन है वो रोटरी मोशन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो वो क्रैंक शाफ्ट 1 मिनट में कितना रोटेशन परफॉर्म कर रहा है उसकी वैल्यू देता ही है, रोटेशन पर मिनट। इन 1 मिनट हाउ मच रोटेशन ऑफ द क्रैंक शाफ्ट इज हैपनिंग, दैट इज कॉल्ड एज आरपीएम। तो आपके इंजन का एक मेन स्पेसिफिकेशन आरपीएम भी होता है। ये डिसाइड करता है कि आपके इंजन की स्पीड कितनी है। आप बात समझ गए अच्छे से? ओके। अब हमें बच्चों इसका बनाना है पीवी डायग्राम। क्या बनाना है? पीवी डायग्राम। बट पीवी डायग्राम बनाने से पहले, यानी प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम बनाने से पहले, आप इन चारों स्ट्रोक में देख लीजिए कि यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम में चेंजिंग कैसे कैसे हो रहा है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले ये जो स्ट्रोक है, यहाँ पे पिस्टन यहाँ से नीचे जा रहा है, करेक्ट। जब पिस्टन यहाँ से नीचे जाएगा तो एयर और पेट्रोल के मिक्सचर को वो अंदर लेगा, मतलब वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। तो फर्स्ट स्ट्रोक के अंदर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। सेकंड स्ट्रोक के अंदर ये पिस्टन ऊपर जाके एयर और पेट्रोल को कंप्रेस कर रहा है, तो वॉल्यूम कम हो रहा है और प्रेशर बढ़ रहा है। वॉल्यूम कम हो रहा है और प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। फिर बात कर लेते हैं इसकी। यहाँ पे एक्सपांशन हो रहा है, तो एक्सपांशन होने के बाद क्या होगा? वॉल्यूम बढ़ेगा और प्रेशर कम हो जाएगा, है ना, क्योंकि एक्सपांशन हो गया ना। एक्सपांशन हुआ तो गैस पर प्रेशर जो था वो रिलीफ हो गया और यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। एंड फाइनली एग्जॉस्ट के अंदर सारा का सारा एयर और फ्यूल बाहर चले गया और पिस्टन का जो यहाँ पे वॉल्यूम था वो कम हो गया। अब मैं बनाने जा रहा हूँ बच्चों इसका पीवी डायग्राम। बहुत सिंपल, कुछ भी नहीं है। तो पीवी डायग्राम आपको पता ही है, हम लोग एक्स एक्सिस पे क्या लेते हैं? वॉल्यूम, और वाई एक्सिस पे क्या लेते हैं हम लोग? प्रेशर। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ की सक्शन स्ट्रोक की। बच्चों देखो सक्शन स्ट्रोक के अंदर हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखो वॉल्यूम इंक्रीज होता है ना, हम यहाँ से यहाँ जाएंगे। वॉल्यूम मान लो यहाँ से यहाँ आने में वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, ठीक है। वॉल्यूम के इंक्रीज होने के बाद अब क्या हो रहा है? यहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? कंप्रेशन। कंप्रेशन में क्या हो रहा है? मैंने अभी बताया, कंप्रेशन में वॉल्यूम डिक्रीज होगा और प्रेशर इंक्रीज होगा। तो वॉल्यूम को डिक्रीज करना है और प्रेशर को इंक्रीज करना है, मतलब ये साइकिल यहाँ से यहाँ जाएगी लाइक दिस। और ये प्रोसेस होता है अडियाबैटिक प्रोसेस। अडियाबैटिक प्रोसेस उस प्रोसेस को कहते हैं जहां पे हीट इन द सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट, मतलब बाहर से कोई हीट अंदर नहीं आ रही है, अंदर की कोई हीट बाहर नहीं जा रही है। अडियाबैटिक प्रोसेस हो गया, समझ गए आप? ओके। अब यहां देखिए क्या हो रहा है बच्चों। जैसे हम यहां की बात करते हैं तो ये जो प्रोसेस है ये दो प्रोसेस का कॉम्बिनेशन है। इस स्ट्रोक में क्या हो रहा है? ये जो स्पार्क था, इसने जैसे ही स्पार्क प्रोड्यूस किया, तो यहां पे क्या होगा? यहां पे एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर था उसमें हीट ऐड हुई, करेक्ट ना। और हीट ऐड होने के बाद ट्रिमेंडसली यहां पे प्रेशर इंक्रीज हुआ, करेक्ट। पिस्टन यहां का यही है, वॉल्यूम कांस्टेंट है लेकिन प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम कांस्टेंट है लेकिन प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, हीट ऐड हो रही है। इसको हम लोग कहते हैं हीट एडिशन। इसका क्या नाम है? इसको हम लोग ये भी बोलते हैं हीट एडिशन। हीट एडिशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम।
हीट एडिशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है और हीट को ऐड करना है, प्रेशर को बढ़ाना है, मतलब ये स्ट्रोक यहां से यहां जाएगा। ठीक है, अब फाइनली यहां पे आओ, जैसे ही यहां पे स्पार्क हुआ अब पिस्टन नीचे आएगा। पिस्टन नीचे आने का मतलब यह है कि वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर कम हो जाएगा। वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर कम हो जाएगा। वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर कम हो जाएगा, मतलब मेरी साइकिल यहां से यहां आएगी लाइक दिस। अब जब पिस्टन नीचे पहुंच गया तो ये पोर्ट खुल गई। जैसे ही ये एग्जॉस्ट पोर्ट खुली, सारा का सारा बर्न्ड प्रोडक्ट बाहर निकल गया एनवायरनमेंट में, मतलब सिस्टम में जो हीट आई थी वो हीट रिजेक्शन हो गई। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं हीट रिजेक्शन। क्या बोलेंगे? हीट रिजेक्शन। क्या बोलेंगे? हीट रिजेक्शन। अच्छा, पिस्टन तो यहीं पे है और एग्जॉस्ट पोर्ट खुल गई है, मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट रिजेक्शन हो रहा है। तो जैसे यहां पे हमने बोला था हीट एडिशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, बिल्कुल उसी तरह यहां बोलेंगे हीट रिजेक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हीट रिजेक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो क्या होगा? कांस्टेंट वॉल्यूम में हीट रिजेक्शन होगा, प्रेशर कम हो जाएगा। अब फाइनली क्या होगा? ये जो पिस्टन है अब ये ऊपर जाएगा। ऊपर क्यों जाएगा? जो बचा कुचा यहां पे प्रोडक्ट होगा उसको बाहर फेंक देगा, मतलब वॉल्यूम कम हो जाएगा, है ना? वॉल्यूम कम हो जाएगा एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि एग्जॉस्ट पोर्ट खुली हुई है, तो जितना यहां पे प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा और ये यहां पे बची कुची गैस को वापस भेज देगा, मतलब ये साइकिल यहां से यहां आएगी और यहां पे आके प्रोसेस खत्म हो जाएगा। तो क्या क्या हुआ? सबसे पहले सक्शन स्ट्रोक हुआ। सक्शन स्ट्रोक के बाद यहां पे हुआ कॉम्प्रेशन स्ट्रोक। पिस्टन ने कॉम्प्रेस किया, कॉम्प्रेशन के बाद स्पार्क हुआ, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन। स्पार्क होने के बाद एक्सपांशन हुआ, अडियाबैटिक एक्सपांशन। अडियाबैटिक एक्सपांशन के बाद एग्जॉस्ट वाल्व खुल गई और कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन हुआ। हीट रिजेक्शन होने के बाद पिस्टन वापस टॉप डेड सेंटर पे आया और वॉल्यूम डिक्रीज हो गया और यहां पे हमारी साइकिल कंप्लीट हो गई। समझ गया? ओके। अब यहां हमें पढ़ना क्या है वो देखिए ध्यान से। ये हमारा पीवी डायग्राम है, लेकिन आप अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर पीवी डायग्राम देखोगे तो अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर आपको ये स्ट्रोक नहीं मिलेगा। ये जो वॉल्यूम वाला है ना, ये आपको नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ इतना मिलेगा, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां। आप क्या करो, इसको भी ड्रॉ करो और आपकी बुक के अंदर वो डायग्राम क्यों दिया गया है मैं उसको बताऊंगा अभी, आप उसको भी ड्रॉ करेंगे। देखिए, बात यह है कि ये जो प्रोसेस है यहां से लेके यहां तक और फिर यहां से लेके यहां तक, इसका कोई थर्मोडायनामिक इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्चुअल वर्क डन जो होता है ना, वर्क डन, वो क्या होता है? वर्क डन इज ऑलवेज एरिया अंडर पीवी डायग्राम। अब यहां पे जो पीवी डायग्राम है मेरा, अगर मैं क्लोज्ड साइकिल की बात करूं तो ये क्लोज्ड एरिया, ये वाला एरिया, दिस मच एरिया इज नथिंग बट योर क्लोज्ड एरिया। तो ये आपको क्या देने वाला है? वर्क डन। तो इसका इतना ज्यादा थर्मोडायनामिक इंपॉर्टेंस नहीं है, इसीलिए आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर उसको मेंशन नहीं किया है, ठीक है। लेकिन आप आईसी इंजन की कोई बुक पढ़ोगे, स्टैंडर्ड बुक, एक बुक है आईसी इंजन बाय, आईसी इंजन मतलब इंटरनल कंबशन इंजन, एक बुक है जिसका नाम है आईसी इंजन बाय वीएम डोम कुंडवार। ये एक ऑथर है जिन्होंने बुक लिखा है ऐसे इंजन पे, बहुत अच्छी बुक लिखा हुआ है, बहुत मोटी सी बुक है और सारी की सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने डाल दी अंदर। अगर आप वो बुक उठा के देखेंगे तो वहां पे आपको एकदम करेक्ट पीवी डायग्राम मिलेंगे, ठीक है। और एक और बुक है वी गणेश, अगेन आईसी इंजन पे लिखी गई बुक है। आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, क्लास में हमारे पास अवेलेबल है। आप जब भी आओ तो आप बुक को उठाओ, वहाँ पढ़ो, डायग्राम्स बने हुए हैं, फोटो लो उसके, जाके स्टडी करो और सीखो। आप, हम तो यही चाहते हैं कि बच्चों आप सीखो, खाली रट्टा नहीं मारना है फिजिक्स को, सीखना है अच्छे से, ठीक है। चलिए, तो आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर जो डायग्राम है उसके अंदर आपको ये स्ट्रोक मिलने वाला नहीं है, तो आप ये भी बनाएंगे, साथ में ये सारे स्ट्रोक बनाएंगे ताकि आपको याद रहे। और फाइनली आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर जिस तरह बना हुआ है वैसा बनाएंगे, मतलब इसको आप रब कर देंगे। मैंने तो इसी के अंदर रब कर दिया, लेकिन आप रब नहीं करना, आप इसको अच्छे से बनाना। अब मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ बच्चों नेमिंग। मान लेते ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, ठीक है। या चलो नेमिंग यहाँ से कर लेते हैं ताकि ए बी सी एंड डी, बुक में शायद ऐसा नेमिंग किया हुआ है। अब यहां पे आप देखो, ये जो हमारा ए से लेके बी तक का प्रोसेस है,
ये ए से लेके बी तक का प्रोसेस क्या है उसको लिख देते हैं यहां पे ए बी। क्या हो रहा है यहां पे? एक्सपांशन। तो यहां पे आप लिखेंगे अडियाबैटिक एक्सपांशन। सर ये अडियाबैटिक क्या होता है? अडियाबैटिक मतलब हीट इज कांस्टेंट, एक्सपांशन हो रहा है लेकिन सारी की सारी पोर्ट बंद है, ठीक है। सिलेंडर की वॉल भी क्लोज्ड है, मतलब बाहर से कोई हीट अंदर नहीं आ रही है, अंदर की कोई हीट बाहर नहीं जा रही। अडियाबैटिक एक्सपांशन हो रहा है। बी से लेके सी तक क्या हो रहा है? बी से लेके सी तक कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। सी से लेके डी तक क्या हो रहा है बच्चों? सी से लेके डी तक आपका हो रहा है अडियाबैटिक कॉम्प्रेशन। और डी से लेके ए तक क्या हो रहा है? डी से लेके ए तक हो रहा है कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन। ये आपके 4 प्रोसेस हो गए थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस आपके पीवी डायग्राम के अंदर। आप जरा इसको ड्रॉ कर लीजिए, मैं इसको रब करने जा रहा हूं। तो हमने पीवी डायग्राम भी बच्चों पढ़ लिया, करेक्ट। हमने वर्किंग को भी समझ लिया, ये भी आप ड्रॉ कर लेंगे अच्छे से। मैं यहां पे इतना पार्ट रब कर रहा हूं बिकॉज यहां पे मुझे कुछ और चीज आपको बताना है। मैं यहां पे आपको सिखाने जा रहा हूं एनर्जी फ्लो डायग्राम। कौन सा डायग्राम? एनर्जी फ्लो डायग्राम। देखो हमने बच्चों जो हीट इंजन अभी पढ़ा और उसका जो पीवी डायग्राम बनाया, पीवी डायग्राम से उसकी वर्किंग को समझा, उसी को सिंप्लीफाई करने के लिए एक डायग्राम बनाया गया एनर्जी फ्लो डायग्राम। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इसी से समझ में आ गई बात, सिंप्लीफाई ऑलरेडी हो चुका है, क्यों अलग से डायग्राम बना रहे हो? असल में आपको फाइंड करना है उसकी एफिशिएंसी। क्या फाइंड करना है? एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी हमको फाइंड करना है वर्क डन और हीट के फॉर्म में, इसीलिए अलग डायग्राम बनाने की जरूरत पड़ती है। बाय द वे कोई अलग डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अगर यहां से डायरेक्ट मैं बताऊंगा तो बात कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, ठीक है, इसीलिए अलग से हम डायग्राम बना रहे हैं। उस डायग्राम में हम लोग क्या करने वाले हैं? बहुत सिंपल डायग्राम है। उस डायग्राम में हम लोग कंसिडर करेंगे 2 रिजर्वॉयर। पहला हमारा रहेगा हॉट रिजर्वॉयर और दूसरा हमारे पास बच्चों है कोल्ड रिजर्वॉयर। बीच में बच्चों हमारे पास होने वाला है सिस्टम। यहां पे हमारा क्या है? सिस्टम। इसी सिस्टम को एक और चीज कही जाती है, मैं यहां पे लिख रहा हूं उसको, यहां कहीं मेंशन कर रहा हूं। सिस्टम को आप वर्किंग सब्सटेंस भी कह सकते हो। वर्किंग सब्सटेंस मतलब आपका जो एयर और फ्यूल है वही अंदर काम कर रहा है ना इंजन के अंदर, तो वही आपका सिस्टम है, वही आपका वर्किंग सब्सटेंस है। ओके, अब सर ये हॉट रिजर्वॉयर, कोल्ड रिजर्वॉयर सब क्या है? देखिए इस डिवाइस का क्या नाम है? हीट इंजन। इसका काम क्या है? हीट को लेना और उसको वर्क के अंदर कन्वर्ट करना। पूरा का पूरा नहीं, यहां पे लिखा हुआ है पार्टली, क्योंकि आपको पता है कि थोड़ी हीट क्या होती है? वेस्ट चली जाती है एनवायरनमेंट के अंदर। अरे आप जब गाड़ी के अंदर पेट्रोल और एयर को बर्न करते हो तो क्या होता है? क्या उसका साइलेंसर में से जो धुआं निकलता है वो ठंडा होता है? वो एग्जॉस्ट बहुत गर्म होता है। उसका मीनिंग ये है कि जितना हीट आपने दिया था उसका कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ हीट बाहर निकल रहा है, वेस्ट हो रहा है। कंप्लीटली हीट वर्क के अंदर कन्वर्ट नहीं हो रही है, इसीलिए यहां पे क्या लिखा हुआ है? ट्रांसफॉर्म हीट एनर्जी पार्टली इनटू द वर्क। कंप्लीटली नहीं, कैसा? पार्टली। बस उसी चीज को समझाने के लिए डायग्राम है कि हमारा जो सिस्टम है या जो वर्किंग सब्सटेंस है उसने क्या किया? उसने हॉट रिजर्वॉयर से हीट को लिया। हॉट रिजर्वॉयर से क्या किया? हीट को लिया। मान लो उसने लिया QH अमाउंट ऑफ हीट, यानी अमाउंट ऑफ हीट टेकन फ्रॉम हॉट रिजर्वॉयर। अमाउंट ऑफ हीट Q टेकन फ्रॉम हॉट रिजर्वॉयर। अब क्या होगा? ये उस हीट से कुछ वर्क डन करेगा। उस हीट से क्या करेगा? कुछ वर्क करेगा और कुछ अमाउंट ऑफ हीट को वो पास कर देगा कोल्ड रिजर्वॉयर को। कोल्ड रिजर्वॉयर की हीट, कोल्ड रिजर्वॉयर में जो हीट गई उसको मैं डिनोट कर रहा हूं QC से। QC मतलब अमाउंट ऑफ हीट पास्ड या अमाउंट ऑफ हीट वेस्टेड टू द कोल्ड रिजर्वॉयर। ठीक है, कोल्ड रिजर्वॉयर मतलब आपका एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में हीट पास हो जाती है ना एग्जॉस्ट पोर्ट के जरिए से, तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? कोल्ड रिजर्वॉयर।
अब बच्चों जो हीट आपने हॉट रिजर्वायर में से लिया था उसमें से कुछ हीट कोल्ड रिजर्वायर में चली गई, तो आपको काम कितना मिला, वर्क डन कितना हुआ? ऑब्वियसली बाय लुकिंग एट दिस यू कैन डायरेक्टली से दैट वर्क डन इज नथिंग बट अमाउंट ऑफ हीट टेकन माइनस अमाउंट ऑफ हीट वेस्टेड। ये आपका फॉर्मूला बन गया किसका, वर्क डन का। अब टेक्स्ट बुक में बहुत कॉम्प्लेक्स वे से फॉर्मूले को डिराइव किया गया है, मतलब बहुत अजीब से वे में, वहां उतना कॉम्प्लेक्स वे में जाने की जरूरत नहीं है। सिंपल लॉजिकल सोचो, वर्क कितना होगा, अमाउंट ऑफ हीट टेकन माइनस अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड, अमाउंट ऑफ हीट टेकन माइनस अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड, ठीक है, उससे ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी से उसको समझने की जरूरत है, आपके टेक्स्ट बुक के अंदर समझा है। सबसे पहली चीज उन्होंने समझा है सिलेंडर। सिलेंडर आपको पता ही है, सिलेंडर वो वॉल है जिसके अंदर पिस्टन वर्क करता है, जिसके अंदर ये सारे के सारे थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस होते हैं। दूसरा टर्मिनोलॉजी आपके टेक्स्ट बुक के अंदर समझाया गया वर्किंग सब्सटेंस। वर्किंग सब्सटेंस क्या है? वर्किंग सब्सटेंस हमारा वो एक्चुअल मिक्सचर ऑफ एयर एंड फ्यूल है जो कि काम कर रहा है इस पिस्टन को मूव करने में, ये हमारा क्या है, वर्किंग सब्सटेंस है। तीसरी बात वहां पे समझाई गई है हॉट रिजर्वायर। सर हॉट रिजर्वायर क्या है? हॉट रिजर्वायर इज मेन सोर्स ऑफ हीट। हॉट रिजर्वायर क्या है? हमारा मेन सोर्स ऑफ हीट, एंड दिस हॉट रिजर्वायर इज कैपेबल ऑफ सप्लाइंग द हीट, कैपेबल ऑफ सप्लाइंग द लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एट टेम्परेचर TH। यानी इसका जो टेम्परेचर होगा, इसका जो टेम्परेचर हम मान लेते हैं इसका टेम्परेचर है TH, और जो कोल्ड रिजर्वायर है उसका टेम्परेचर है TC। हम ये मान के चलते हैं कि हमारा हॉट रिजर्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड कर रहा है एट कांस्टेंट टेम्परेचर TH, और हमारा जो कोल्ड रिजर्वायर है वो हीट को ले रहा है एट कांस्टेंट टेम्परेचर TC, और ये हमारा वर्क डन है। वर्क डन इज इक्वल टू QH माइनस QC। दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन विच वी अचीव्ड, ठीक है। QC is amount of heat lost to the cold reservoir. QH is the large amount of heat taken from the hot reservoir. The temperature of the hot reservoir is TH, which is constant temperature of cold reservoir, मतलब surrounding is TC, और उसको भी हम assume करते हैं constant। सर constant assume करने की क्या जरूरत है? ताकि थर्मोडायनामिक प्रोसेस हमारा सिंपल हो जाए। बाय द वे ये कांस्टेंट प्रैक्टिकली नहीं होता, प्रैक्टिकली इसकी वैल्यू थोड़ी सी अलग होती है। ओके, तो समझ गया। तो हमने साइकिल को समझ लिया, पीवी डायग्राम को समझ लिया, और इसको हमने एनर्जी फ्लो डायग्राम से भी इसको समझ लिया। अब एनर्जी फ्लो डायग्राम आपकी बुक के अंदर बना होगा, वो थोड़ा सा अलग दिखेगा, लेकिन है वही चीज, डरने की कोई जरूरत नहीं, ये है वही चीज, बस थोड़ा सा अलग दिखेगा। मैंने सिंपल करके आपको समझाया है। लास्ट थिंग विच वी हैव टू कैलकुलेट इज नथिंग बट एफिशिएंसी। बच्चों एफिशिएंसी जो वर्ड है उसका मीनिंग क्या है आप खुद समझ सकते हो। एफिशिएंसी का मतलब होता है कि कोई भी डिवाइस कितना एफिशिएंट है, कितना कैपेबल ऑफ डूइंग वर्क है, वो किसी वर्क डन को कितना कैपेबिलिटी से कर सकता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखने जा रहा हूँ एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन का। एफिशिएंसी को डिनोट करते हैं इस सिंबल से। इस सिंबल को हम लोग ऑलरेडी पहले यूज कर चुके हैं, कहाँ पे, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में, आपको याद होगा। और हमने इस सिंबल से एक टर्म को, ये सिंबल हमने यूज किया था एक खास टर्म के लिए, और वो टर्म क्या था हमारा, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और इस सिंबल का नाम है ईटा। करेक्ट ना, याद आ गया सब कुछ? ओके, तो यही सेम सिंबल यूज होगा एफिशिएंसी के लिए। तो एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, हीट इंजन यहां पे मैं बेटा इसलिए मेंशन कर रहा हूं क्योंकि आगे ये एफिशिएंसी का फॉर्मूला फिर से आएगा, और वो फॉर्मूला हम लिखेंगे रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर के लिए, तो वहां पे फॉर्मूला थोड़ा सा बदल जाएगा। तो हीट इंजन की एफिशिएंसी इज नथिंग बट, एफिशिएंसी किसको बोलेंगे कि हमारे हीट इंजन ने कितना काम किया, हमारा जो हीट इंजन है उसने हमें कितना काम करके दिया, डिवाइड बाय इस हीट इंजन को हमने कितना हीट सप्लाई किया। समझना बात को, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन क्या होगा कि हमारे हीट इंजन ने हमें कितना काम करके दिया, डिवाइड बाय हमने उसको कितना हीट सप्लाई किया। अच्छा, क्या मैं वर्क डन की जगह QH माइनस QC लिख सकता हूं? यह फॉर्मूला है एफिशिएंसी का, इसको याद रखना। लेकिन और एक फॉर्मूला बताने जा रहा हूं, ये जो वर्क डन है उसकी जगह मैं लिख रहा हूं QH माइनस QC। तो वर्क डन की जगह आपने क्या लिखा, QH माइनस QC, और नीचे हमारे पास क्या है, QH। अब ये QH को एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ लिख लीजिए आप, सेपरेशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो QH बाय QH माइनस QC बाय QH
और फाइनली QH कैंसिल होकर आंसर आएगा 1 माइनस QC बाय QH। दिस इज नथिंग बट एफिशिएंसी ईटा ऑफ हीट इंजन। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, पूरा लिखेंगे हीट इंजन। तो हमारे दो फॉर्मूले हमें मिल गए एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन के। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या ये एफिशिएंसी का जो आंसर आएगा, सब लोग सोचना, थोड़ी देर रुक के सोचना, ये जो एफिशिएंसी हम लोग फाइंड करेंगे प्रैक्टिकली जो आंसर आएगा, क्या वो ग्रेटर देन 1 आएगा या लेस देन 1 आएगा? जस्ट थिंक एंड टेल, दिस आंसर शुड बी ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1? ऑफ कोर्स दिस आंसर इज लेस देन 1। क्यों? आप अगर फॉर्मूले को ध्यान से देखेंगे कि जो हमारा जो वर्क डन है वो वर्क डन है QH माइनस QC, यानी हमने जो हीट लिया था पूरा का पूरा हीट वर्क में कन्वर्ट नहीं हुआ है, कुछ लॉस हो गया है। मतलब आपका जो न्यूमरेटर है वर्क डन वो आपके डिनोमिनेटर QH से छोटा है। जब न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ऑब्वियसली आंसर आएगा लेस देन 1। आंसर कैसा आएगा? लेस देन 1। ठीक है। और इसी एफिशिएंसी को अगर आपको परसेंटेज में फाइंड करना है कि कितना परसेंट एफिशिएंट है, तो आपको बस यहां पे मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। किससे? 100 से। अच्छा सर, प्रैक्टिकली हम कार में जो इंजन यूज करते हैं उसका एफिशिएंसी कितना होता है? आप शॉक हो जाओगे। हम लोग हमारी कार के अंदर जिस इंजन को यूज करते हैं, पेट्रोल इंजन, दैट इज ओनली 30% एफिशिएंट। कितना होता है? 30%। उसका मीनिंग यह है कि जितना हीट आपने उसको दिया, 70% हीट उसने वेस्ट कर दिया और 30% उसने हमको काम करके दिया। रिसर्च अभी चल रही है कि कैसे एफिशिएंसी को बढ़ाया जाए, बल्कि अभी तो रिसर्च ये चल रही है कि कैसे हीट इंजन को पूरा हटाया जाए, क्योंकि ये एनवायरनमेंट को हार्म कर रहा है ना। उसमें से नॉक्स निकलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी हार्मफुल गैसेस निकलती है जो कि ह्यूमन हेल्थ के लिए और एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। इसीलिए इसको कंप्लीटली रिमूव करके वी आर मूविंग टू द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ओके, तो फिर भी रिसर्च चल रहा है कि इसका एफिशिएंसी कैसे इंक्रीज किया जाए, और पहले से चल रहा था। तो आप जब पेटी पे एक न्यू कार लेते हो तो आपका जो इंजन होता है ना, नया इंजन, वो आपका सिर्फ 29, 28, 30% एफिशिएंट होता है, यानी 70% हीट को वो एटमॉस्फेयर के अंदर रिजेक्ट कर देता है। दिस वॉज ऑल अबाउट हीट इंजन। ठीक है, तो आप लोग इसको कॉपी करो। अच्छा, ये बच्चों हमने जो पीवी डायग्राम बनाया, दिस पीवी डायग्राम इज आइडियल पीवी डायग्राम। अब आइडियल क्या होता है? यानी ये पीवी डायग्राम जो मैंने एक्चुअली बनाया है, रियलिटी के अंदर इंजन के अंदर बहुत सारे लॉसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल, जब ये पिस्टन सिलेंडर के साथ रब करके मूव करता है तो फ्रिक्शन होता है, वहां पे थोड़ा सा पावर वहां लॉस हो जाता है। करेक्ट। उसके बाद हम लोग कार के अंदर डिफरेंट एसेसरीज को यूज करते हैं। वी आर रनिंग एसी। हमारा जो एसी होता है कार का एसी, वो भी किससे चलता है? इंजन से चलता है ना, क्योंकि वो जो एसी का कंप्रेसर है एक्चुअली इट इज ड्रिवन बाय द क्रैंकशाफ्ट एंड क्रैंकशाफ्ट इज ड्रिवन बाय द हीट इंजन। तो एसी हम लोग यूज करते हैं। उसके अलावा बहुत सारी एसेसरीज वी आर यूजिंग इन आर कार। तो हमारा जो एक्चुअल पीवी डायग्राम होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। ये पीवी डायग्राम आइडियल पीवी डायग्राम है। आइडियल पीवी डायग्राम का मतलब वी आर नॉट कंसिडरिंग ऑल लॉसेस। ठीक है, तो आइडियली पीवी डायग्राम इज दिस, बट इन रियलिटी इफ यू ड्रॉ द पीवी डायग्राम यू आर नॉट गेटिंग दिस, बट यू विल बी गेटिंग समथिंग डिफरेंट। लेकिन ये होगा ऐसा ही, थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, यानी उसका एरिया और कम हो जाएगा। एरिया कम होने का मतलब वर्क डन और कम हो जाएगा। सो दिस पीवी डायग्राम इज आइडियल पीवी डायग्राम। आप क्या करेंगे, अभी हीट इंजन का डेफिनेशन लिखो, ये चारों के चारों स्ट्रोक जो मैंने यहाँ पे लिखा था ड्रॉ करो। पीवी डायग्राम जो मैंने पहले बनाया था वो ड्रॉ करो। आइडियल पीवी डायग्राम बनाओ, एनर्जी फ्लो डायग्राम बनाओ, एफिशिएंसी का फॉर्मूला लिखो। ठीक है, फटाफट कॉपी करो। देन वी मूव टू दी एयर कंडीशनर एंड रेफ्रिजरेटर। ओके, अभी हम लोग समझते हैं रेफ्रिजरेटर को। अपना रेफ्रिजरेटर कैसे काम करता है। बेसिकली रेफ्रिजरेटर का काम क्या होता है? आप बोलेंगे सर रेफ्रिजरेटर का काम ये होता है कि वो रूम के अंदर कूलिंग प्रोवाइड करे, है ना। लेकिन बेटा लॉजिक ये है और फैक्ट ये है कि रेफ्रिजरेटर रूम में से हीट को लेकर बाहर ट्रांसफर करता है। रेफ्रिजरेटर क्या करता है? हीट को कोल्ड रीजन में से हॉट रीजन में ट्रांसफर करता है। अब आप बोलेंगे सर आप तो अभी तक पढ़ा रहे थे पूरे थर्मोडायनामिक्स के कि जो हीट होती है वो ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, और अभी आप जो बता रहे हो
कि रेफ्रिजरेटर जो होता है वो हीट को कोल्ड रीजन में से हॉट रीजन में पास करता है, ये तो उल्टा हो गया। बिल्कुल, हम जो बात कर रहे थे अब तक कि हीट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, वी वर टॉकिंग अबाउट स्पॉन्टेनियस हीट फ्लो। कैसा हीट फ्लो? स्पॉन्टेनियस। रेफ्रिजरेटर में स्पॉन्टेनियस हीट फ्लो नहीं होता। कोल्ड रीजन में से हीट को निकालकर हॉट रीजन में डालने के लिए हमें वर्क करना पड़ता है, और हमारा वो वर्क कौन करता है? वो वर्क हमारा करता है एक डिवाइस जिसका नाम है कंप्रेसर। आपने अपने घर में एसी लगाया होगा तो ऑब्वियसली आपने देखा होगा, अच्छा एसी की भी बहुत सारी टाइप्स की एसी होती है, ठीक है। हम किस एसी की बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट स्प्लिट एसी, फॉरगेट अबाउट ऑल अदर एसीज, ठीक है। स्प्लिट एसी मतलब आप क्लास में आए हो तो अपनी क्लास में जो एसी लगी हुई है वो एसी की मैं बात कर रहा हूं। तो आपने देखा होगा एसी का एक पोर्शन अंदर होता है जिसको हम लोग एसी बोलते हैं, और दूसरा उसका बॉक्स होता है जो बाहर लगा होता है रूम के, करेक्ट। और वहां एसी में से एक पाइपलाइन, बल्कि दो पाइपलाइन, जिसको ऊपर हम लोग टेप लगा के उसको बाहर ले जाते हैं, करेक्ट, और एक कवर अप करके उसको बाहर बॉक्स की तरफ ले जाते हैं, तो इसको स्प्लिट एसी बोलते हैं। एक पार्ट हमारा कोल्ड रीजन में होता है। कोल्ड रीजन मतलब जिस रूम को आपको ठंडा करना है, जिस रूम में आपको कूलिंग चाहिए, और हॉट रीजन मतलब वो जो बाहर का एनवायरनमेंट है, ठीक है। तो इसी तरह हमारा एसी काम करेगा। एक हमारे पास होगा कोल्ड रीजन, मतलब जहां पे आपको कूलिंग चाहिए, दूसरा हमारे पास होगा हॉट रीजन जहां पे हीट निकल के बाहर जाएगी, ठीक है। अच्छा, कोल्ड रीजन के अंदर कुछ प्रोसेस होते हैं, हॉट रीजन के अंदर कुछ प्रोसेस होता है, जो मैं यहाँ पे आपको वर्किंग में समझाने वाला हूँ। वर्किंग को स्टार्ट करने से पहले आप ये समझिए कि इसमें पार्ट्स कौन से हैं। पहला पार्ट इसके अंदर है कंप्रेसर। कंप्रेसर का काम यह है कि एसी के अंदर जो वर्किंग सब्सटेंस है, बच्चों जहां पे मैंने यहाँ पे पाइपलाइन बनाया हुआ है, ये पाइपलाइन आपको दिख रही है ये, और यहां से एक पाइपलाइन ऐसे आ रही है, ठीक है। ये जो दो पाइप है ये क्या है? ये वही पाइप है जो आपको आपके घर की एसी के अंदर लगे हुए दिखते हैं, ठीक है। अगर नहीं दिखे तो अभी पॉज करो, जाके अपने घर की एसी देखो। एसी में से आपको दिखेंगे कि दो पाइप्स निकल रहे हैं और वो दो बाहर जा रहे हैं। आपको एक सिंगल पाइप ही दिखेगा, लेकिन वो सिंगल पाइप के अंदर दो पाइप एक्चुअली है जिसको हमने टाइटली बॉन्ड करके बाहर डाला हुआ है, ठीक है। तो आपको दो पाइप मिलेंगे। तो एक पाइप होता है ये वाला कंडेंसर वाला, दूसरा ये इवेपोरेटर वाला, ठीक है। वो क्या होता है वो अभी हम समझेंगे। तो एक तो हमारे पास कंप्रेसर होता है जिसका काम यह है कि गैस को कंप्रेस करना। अब ये गैस कहाँ होती है सर? ये गैस इस पाइपलाइन के अंदर घूमते रहती है, और वो गैस जो हम लोग इंडिया के अंदर जनरली यूज करते हैं, उस गैस का नाम है फ्रेऑन गैस। कौन सी गैस? फ्रेऑन गैस। अब इसके भी अलग अलग स्टैंडर्ड आते हैं, ठीक है। वो स्टैंडर्ड की हम लोग बात नहीं करेंगे, बहुत एडवांस लेवल की बात हो जाएगी, वो सब छोड़ो। आपको एसी वाला नहीं बनना है। हाँ, अगर एसी वाला बनना है तो फिर क्लास में जब आओगे डाउट लेके अपना, तो वहाँ मुझे बता देना कि सर मुझे थोड़ा सा एसी वाला बनना है, एसी मैकेनिक, तो हम और डिटेल में पढ़ा देंगे इसको। बाय द वे, मैं एसी मैकेनिक नहीं हूँ, ऑटोमोबाइल इंजीनियर हूँ। तो हम लोग ने रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का पूरा एक अलग से एक सिलेबस में एक सब्जेक्ट होता है, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें सिखाई जाती है। एनीवे, तो यहाँ पे अंदर एक फ्रेऑन गैस घूम रही है, ठीक है। कंप्रेसर का काम यह है कि गैस को कंप्रेस करे, गैस को क्या करे? कंप्रेस करे, और फिर यहाँ पे भेज दे। अच्छा, ये जो पार्ट है, ये पार्ट, इसका नाम है कंडेंसर। ये कहाँ लगा होता है? ये आपके रूम के बाहर लगा होता है, हॉट रीजन के अंदर। बच्चों यहां से लेके यहां तक ये जो कंडेंसर वाला पार्ट है, ये सब आपका कहाँ लगा? हॉट रीजन के अंदर। और ये जो है आपका इवेपोरेटर, ठीक है, ये इवेपोरेटर, और इसके अंदर होता है ब्लोवर, ये आपका लगा हुआ कोल्ड रीजन के अंदर। तो कंडेंसर के अंदर ये गैस जाएगी कंप्रेस होने के बाद, ठीक है। फिर यहाँ पे लगे हुए एक्सपांशन वाल्व। एक्सपांशन वाल्व मतलब यहाँ पे एक्सपांशन वाल्व का काम यह है कि वो प्रेशर को रिलीज करे और वेपर फॉर्म में गैस को कन्वर्ट करे, ठीक है। वो कैसे करती है मैं अभी बताऊंगा। फिर गैस आती है हमारी इवेपोरेटर के अंदर। इवेपोरेटर आपके घर के अंदर, एसी के अंदर जो जाली टाइप स्ट्रक्चर होता है, वहां पे इवेपोरेटर लगा होता है, और उसके पीछे ब्लोवर होता है जो कोल्ड एयर को वहां से फोर्स करता है, और कोल्ड एयर आपके घर के अंदर आती है। अब चलो शुरू करते हैं वर्किंग। सबसे पहले क्या होता है, ये जो कंप्रेसर है, ये कंप्रेसर गैस को कंप्रेस करेगा, फ्रेऑन गैस को क्या करेगा? कंप्रेस। अब जैसे ही कंप्रेस किया, प्रेशर बढ़ गया, टेम्परेचर हाई हो गया, करेक्ट। तो क्या होगा, ये गैस कंप्रेस होने के बाद यहां जाएगी, यहां पे। अब यहां पे इस गैस को कंडेंस होना है। ये गैस क्या होती है? यहां पे आके कंडेंसेशन तो आप समझते हो, केमिकल प्रोसेस है। तो गैस जिसका टेम्परेचर यहां पे बहुत हाई था, यहां पे वो आके कंडेंस होने के बाद
यानी कंप्रेस होने के बाद तो वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई थी, लेकिन यहाँ पे आके वो क्या हो जाती है, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। कैसे फॉर्म में? लिक्विड फॉर्म में, और उसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है। अब कंडेंस कैसे होती है सर? देखो गैस जैसे ही यहाँ पे आएगी ना और यहाँ से वो जाएगी, ये पाइपलाइन जो मैंने बनाया है, ये जो जाली, ठीक है, ये एक्चुअली अगर आप बाहर देखेंगे आपका एसी का बॉक्स खोल के, तो उसके अंदर आपको बहुत बड़ा स्ट्रक्चर मिलेगा ऐसा, ठीक है। उसके अंदर ये गैस पास होती है और वहां लगा होता है बाहर एक फैन, आपने देखा होगा। वो फैन क्या करता है, यहां से हीट को लेके बाहर रिजेक्ट करता है। तो ये जो गैस थी उसकी हीट बाहर रिजेक्ट हो गई और उसका टेम्परेचर कम हो गया, मतलब वो क्या हो गई, कंडेंस्ड हो गई। अब ये लिक्विड फॉर्म में गैस यहां पे आ गई एक्सपेंशन वाल्व के पास। अब एक्सपेंशन वाल्व क्या करेगा, इस गैस को लेगा और इसको यहां पे वो थ्रो करेगा। वो इस तरह से थ्रो करेगा कि उसका आउटलेट एरिया ज्यादा हो, इनलेट एरिया कम हो। देखो मैंने यहाँ पे इनलेट एरिया कम बनाया है, आउटलेट एरिया ज्यादा है। अगर आप अपनी बुक में एक्सपेंशन वॉल देखोगे तो वहां आपको शायद कुछ ज्यादा समझ ना आए, लेकिन इस डायग्राम से कुछ समझ सकते हो आप। जब आप छोटे एरिया से बड़े एरिया की तरफ गैस को फोर्स करोगे तो क्या होगा, उसका प्रेशर कम हो जाएगा, करेक्ट। जब प्रेशर कम हो गया तो प्रेशर कम होने की वजह से बच्चों क्या हो जाएगा, प्रेशर कम होने की वजह से उसका जो टेम्परेचर था वो और कम हो गया, और टेम्परेचर और कम होने की वजह से अब वो बन जाता है वेपर फॉर्म में। किस फॉर्म में आ गया, वेपर फॉर्म में। तो एक्सपेंशन वाल्व का काम ये है कि वो लिक्विड फॉर्म में जो फ्रेऑन गैस थी, जो कंडेंस्ड फॉर्म में थी, उसको ले और उसको हाई प्रेशर से लो प्रेशर के अंदर उसको थ्रो करे। तो लो प्रेशर में जब वो थ्रो करेगी तो वो वेपर फॉर्म में आ जाएगी, और अब ये वेपर फॉर्म जो होगा वो अंदर आ जाएगा, हमारी अंदर जो रूम के अंदर जो एसी होते हैं वहां की नेट के अंदर आ जाएगा और वो उसके अंदर फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये वेपर फॉर्म में आ चुका है, और वेपर फॉर्म में आने के बाद इसका जो टेम्परेचर होता है वो और कम हो जाता है। हालांकि वो इतना कम हो जाता है कि हमारे रूम के अंदर जो टेम्परेचर है उससे भी कम हो जाता है वो, करेक्ट। अब क्या होगा, ये जो नेस्टेड स्ट्रक्चर है इसके पीछे लगा होता है बच्चों ब्लोअर। हम लोग बोलते हैं उसको एसी का ब्लोअर। आपका मैकेनिक बोलता है सर आपका ब्लोअर खराब हो गया, तो ब्लोअर एक्चुअली वहां पे अंदर एक ब्लोअर है, वो क्या करेगा, वो एक फैन टाइप का होता है। ये जो पाइपलाइन जिसमें से इवेपोरेटेड गैस फ्लो हो रही है, फ्रेऑन गैस, ये घूमता है और वहां पे एयर को पास करता है। तो वहां से पास होके जब एयर अंदर आती है रूम में तो आपको लगता है कि वो कोल्ड एयर है ना। लेकिन लॉजिकली क्या हो रहा है, ध्यान से देखो, वो जो गैस उस पाइपलाइन में थी उसका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से भी कम है, करेक्ट। उसका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से भी कम है, तो क्या होगा, जो रूम में हीट होगी, रूम की हीट हायर टेम्परेचर से उस लोअर टेम्परेचर की तरफ मूव होगी, और फाइनली ये क्या करेगा, रूम की हीट को एब्जॉर्ब करेगा। क्या करता है, रूम की हीट को एब्जॉर्ब। इसीलिए देखो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, यहाँ पे हॉट रीजन के अंदर बाहर वाले हिस्से के अंदर क्या होता है, हीट रिजेक्ट होती है, लेकिन जो कोल्ड रीजन है वहां पे देखो क्या लिखा है मैंने, हीट एब्जॉर्प्शन। मतलब रूम के अंदर से हीट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है रूम के अंदर, हीट का एब्जॉर्प्शन होता है कोल्ड रीजन में। तो कोल्ड रीजन के अंदर हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है, और यहां पे हो रहा है एक्सपांशन एंड फोर्स वेपराइजेशन। इसका क्या मतलब, एक्सपांशन वाल यहां पे क्या करती है, उसको गैस को एक्सपांड करती है और फिर यहां पे उसका वेपराइजेशन होता है। इसीलिए यहां पे जो कॉइल है इसका नाम है इवेपोरेटर कॉइल, और वहां पे जो कॉइल है उसका नाम है कंडेंसर, क्योंकि वहां पे क्या होता है, कॉम्प्रेशन होता है, कॉम्प्रेशन, और फोर्स कंडेंसेशन होता है। फोर्स कंडेंसेशन मतलब ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं है, उसको करने के लिए हमें कुछ वर्क करना पड़ता है। ठीक है, आपको बात समझ आ रही है। तो यहाँ पे जो डायग्राम है ये जनरलाइज डायग्राम है, और यहाँ पे जो डायग्राम है ये मेन वर्किंग का डायग्राम है, और उसमें भी हमने सारे पार्ट्स को नहीं लिखा हुआ है, बिकॉज अगर सारा पूरा कंस्ट्रक्शन बनाए जाएंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम हो जाएगा। अब आपको क्या करना है बच्चों, हमें इसका बनाना है एनर्जी फ्लो डायग्राम। तो मैं इस पार्ट को रब कर रहा हूँ। अच्छा एक बात ध्यान दो, मैंने यहाँ पे शुरू में उल्टा लिख दिया था, एक्सपांशन एंड फोर्स वेपराइजेशन को यहाँ लिखा था, कंप्रेशन एंड फोर्स कंडेंसेशन को यहाँ लिखा था। आप लोग प्लीज करेक्ट कर लो, ये डायग्राम आपने अगर पहले बना लिए हो तो प्लीज करेक्ट कर लो। हीट रिजेक्शन वाला जो पार्ट है वहां पे आएगा कंप्रेशन एंड फोर्स कंडेंसेशन, क्योंकि हीट रिजेक्शन क्या होता है, हॉट रीजन में ना, तो यहाँ पे कंडेंसेशन होता है ना, और यहाँ पे जो कोल्ड रीजन है वहां पे क्या होता है, हीट एब्जॉर्प्शन। तो प्लीज करेक्ट करके आप लिख लो, ओके। आइए अब हम लोग इसी को समझते हैं एनर्जी फ्लो डायग्राम में। अब सर एनर्जी फ्लो डायग्राम में क्या होता है, एनर्जी फ्लो डायग्राम हमने अभी ड्रॉ किया था, उसके अंदर आपने देखा कि हमारे पास होता है एक हॉट रिजर्वायर,
हॉट रिजर्वायर होगा, ठीक है, ओके। और उसी तरह हमारे पास होगा एक कोल्ड रिजर्वायर। अब यहाँ पे क्या होने वाला है सर, ध्यान से देखिएगा, हमारे पास अगेन एक सिस्टम होगा और सिस्टम में वर्किंग सब्सटेंस होगा। हमारे पास अभी वर्किंग सब्सटेंस कौन है भाई, वर्किंग सब्सटेंस कौन है, फ्रियॉन गैस। कौन सी गैस, फ्रियॉन गैस। अच्छा, अभी यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, हमारा जो एसी है वो कोल्ड रिजर्वायर में से हीट को ले रहा है। तो मान लेते हैं वो कोल्ड रिजर्वायर में से अमाउंट ऑफ हीट QC को ले रहा है, अमाउंट ऑफ हीट QC। अच्छा, अब ये कोल्ड रिजर्वायर में से एसी को क्या करना है, हीट को लेना है और हॉट रिजर्वायर में डालना है, बाहर डालना है हॉट रिजर्वायर में QH। लेकिन हीट तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो होती है, लो से हाई की तरफ नहीं जाती। तो लो से हाई की तरफ हीट को फ्लो कराने के लिए हमें फोर्सफुली ले जाना पड़ेगा, फोर्सफुली काम करना पड़ेगा। दैट मीन्स यू हैव टू डू वर्क ऑन द सिस्टम। आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क ऑन द सिस्टम, है ना। तो आपने क्या किया, वर्क किया, जिसके नतीजे में हीट कोल्ड रिजर्वायर में से गई और हॉट रिजर्वायर में चली गई। अब हमें फिर से वर्क डन का फॉर्मूला QH और QC के फॉर्म में लिखना है। चलो लिखते हैं। अब यहाँ पे बच्चों आपको साइन कन्वेंशन याद होना चाहिए, जो मैंने पहले लेक्चर में बताया था। जब सिस्टम पर वर्क होता है, जब सिस्टम पर वर्क होता है एनवायरनमेंट से, तो वहां पे वर्क डन को हम लोग नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। दूसरी बात, जब सिस्टम के अंदर हीट आती है, सिस्टम में हीट आती है, तो हम लोग हीट को क्या लेते हैं, पॉजिटिव, ठीक है। और जब सिस्टम में से हीट बाहर जाती है तो उसको हम लोग लेते हैं नेगेटिव। समझ में आया, ये हमारा फॉर्मूला बन गया, -W इज इक्वल टू QC माइनस QH, -W इज इक्वल टू QC माइनस QH। या फिर आप इसको अगर और जनरलाइज फॉर्म में लिखना चाहो तो आप ऐसा लिख सकते हो, QH, यदि ये माइनस QH को मैं यहां लेके आ जाऊं तो ये बन जाएगा पॉजिटिव QH, विच विल बी इक्वल टू QC प्लस W। ये जो -W है बच्चों, मैंने उसको वहां भेज दिया तो प्लस W बन गया, ये माइनस QH को मैं यहां ले आया तो प्लस QH हो गया। अच्छा, अब यहां से अगर मैं W का फॉर्मूला लिखना चाहूँ, ध्यान से देखना, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, W विच इज इक्वल टू QH और ये QC को वहां भेज दो -QC। बताना ये चाह रहा हूं कि प्रीवियस केस में हीट इंजन के फॉर्म में जो वर्क डन का फॉर्मूला मिला था QH माइनस QC, यहां भी सेम फॉर्मूला मिला, लेकिन साइन कन्वेंशन ये है, ये आपको पता होना चाहिए। वहां भी QH माइनस QC वर्क डन था और यहां भी QH माइनस QC वर्क डन है, लेकिन दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, वो आपको पता होना चाहिए। तो ये फॉर्मूला आया था साइन कन्वेंशन के हिसाब से और ये भी उसका फॉर्मूला है, अगर उसको आप जनरलाइज करके लिखोगे तो। अच्छा, अब यहाँ भी हमारा जो एसी हम लोग घर में यूज़ करते हैं, ऑब्वियसली उसका भी कुछ ना कुछ क्या होता है, एफिशिएंसी। लेकिन एसी के केस में हम लोग उसको एफिशिएंसी नहीं कहते, उसको हम लोग कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, और उसको हम लोग के से डिनोट करते हैं। किससे, के से। अब उसका फॉर्मूला क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का फॉर्मूला क्या है, उसको डिनोट करेंगे के से। अच्छा, एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या था, एफिशिएंसी का फॉर्मूला हमारे पास था कि हमारे हीट इंजन ने कितना काम किया डिवाइड बाय हमने उसको कितना हीट सप्लाई किया, दिस वाज द फॉर्मूला। नाउ इन केस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस फॉर्मूला बनता है K इज इक्वल टू हमारे एसी ने रूम में से कितना हीट को लिया, एब्जॉर्ब किया, एसी ने रूम में से कितना हीट को लिया डिवाइड बाय उस हीट को लेने के लिए हमें कितना वर्क करना पड़ा। फॉर्मूले को ऐसे याद रखना वरना कंफ्यूज हो जाओगे। क्यों, क्योंकि हीट इंजन की एफिशिएंसी का फॉर्मूला आपका ये आया था, अमाउंट ऑफ वर्क डन डिवाइड बाय हीट सप्लाइड, है ना। लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला में वर्क डन नीचे आता है। क्यों नीचे आता है वो मैं समझाने जा रहा हूँ लॉजिक से, कि आपके एसी ने कितना काम किया, कितना हीट को रूम में से उसने लिया, कोल्ड रिजर्वायर में से कितनी हीट को एब्जॉर्ब किया, और उस हीट को लेने के लिए उसको कितना वर्क करना पड़ा। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को आप ऐसा भी लिख सकते हो, K इज इक्वल टू QC अपॉन, बच्चों जो वर्क डन है हमारा, वर्क डन, उसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, QH माइनस QC। तो आप यहाँ पे लिखोगे QH माइनस QC। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला बन जाता है। दोनों ही फॉर्मूले आपके
कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस के हैं। ठीक है, दोनों ही फॉर्मूला आपके किसके हैं? कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस के। ओके, तो फॉर्मूला आप याद रखना, फॉर्मूला बच्चों आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अच्छा मुझे बताइए कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की यूनिट क्या आएगी? आप देखिए न्यूमरेटर में भी हीट है, डिनोमिनेटर में भी हीट है, तो हीट की यूनिट जूल और इसकी भी यूनिट जूल, जूल और जूल क्या हो जाएंगे? कैंसिल। तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ये भी यूनिटलेस है और एफिशिएंसी ये भी यूनिटलेस है हीट इंजन की। क्यों? क्योंकि वर्क डन को भी जूल में लिखते हैं और क्यू को भी जूल में लिखते हैं, तो जूल जूल कैंसिल हो जाएगा, फाइनली आपका आंसर कैसा आएगा? यूनिटलेस। तो एफिशिएंसी हीट इंजन की हो या कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस रेफ्रिजरेटर का हो, वो हमेशा यूनिटलेस होते हैं। अच्छा, हमारे घर का जो एसी है उसका कितना होता है? के। इसका कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस अप्रोक्सीमेटली कितना होता है? अप्रोक्सीमेटली इट इज 5। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली क्या होता है? 5। यानी वो जो अमाउंट ऑफ हीट अपने रूम में से लेकर बाहर सप्लाई करता है उसका, और उस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए जो वर्क डन किया गया उसका रेशियो का जो आंसर आ रहा है वो 5 है। ठीक है, मतलब अगर ये 50 है तो ये कितना होगा? 10। तो 10 जूल ऑफ वर्क डन आपको करना पड़ता है 50 जूल ऑफ हीट को निकालने के लिए। ओके, दूसरी बात, जो बाहर के रिजर्वायर में हीट जाएगी QH, वो हमेशा ज्यादा होती है। क्यों? अब अगर आप फॉर्मूले से भी देखोगे तो जो QH है, QH इज इक्वल टू QC प्लस W, QH इज इक्वल टू QC प्लस W। तो अमाउंट ऑफ हीट टेकन फ्रॉम कोल्ड रिजर्वायर प्लस वर्क डन इज QH। तो इससे आपको एक बात साफ समझ में आ जाती है फ्रॉम दिस इक्वेशन दैट योर QH इज ग्रेटर देन QC। ओके, सो योर QH इज ग्रेटर देन QC, और ये आपका फॉर्मूला आ गया कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का। और हमारा जो रूम का जो AC होता है इसका कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस 5 ही होता है, और उसकी टिपिकल वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 2.5 से 3 तक भी होती है। तो वैल्यू वेरी करती है, जैसा हीट इंजन में वैल्यू वेरी करती है इस तरह यहाँ भी वैल्यूज वेरी करती है। इट इज फ्रॉम 2.5 टू 3.0 फॉर टिपिकल रूम AC, और इट कैन बी फॉर हाई परफॉर्मेंस AC। ओके, तो बस इतनी बातें आपको रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशनर में याद रखना है। अच्छा, रेफ्रिजरेटर के अंदर बेसिकली मैंने यहाँ पे लिखा रेफ्रिजरेटर, और यहाँ पे मैंने आपको पूरा वर्किंग पढ़ा है किसका? AC का। तो यही पूरा का पूरा जो है, यही पूरा का पूरा जो हमारा सिस्टम है, ये हमारा AC के लिए काम करता है। अगर आप एयर कंडीशनर देखेंगे तो एयर कंडीशनर भी इसी बेस पे काम करता है। रेफ्रिजरेटर का भी काम यही है कि रेफ्रिजरेटर के अंदर जो टेम्परेचर है वहां से उसको हीट को लेना है और बाहर हीट को उसको रिजेक्ट करना है। तो रेफ्रिजरेटर हो या AC हो, दोनों का वर्किंग प्रिंसिपल बिल्कुल सेम है, कंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो दोनों का बिल्कुल सेम है, इसीलिए मैंने आपको ये पूरा टॉपिक एक साथ पढ़ा दिया। दूसरी बात, आप जब दुकान पे अपना रेफ्रिजरेटर लेने जाओगे या AC लेने जाओगे तो आपको कैपेसिटी पूछता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप AC लेने जाओ तो बोलता है भाई 1 टन का AC चाहिए या 1.5 टन का AC चाहिए, या फिर आपने अपने घर में टेक्नीशियन को बोला AC लगाने के लिए, तो आपके रूम का साइज देखता है, कारपेट एरिया वगैरह देखता है और बोलता है सर आपके घर में 1 टन का या 1.5 टन का 1.5 टन का AC लगेगा। तो इसका मीनिंग क्या है? 1 टन का मतलब क्या? 1 टन कैपेसिटी का AC मतलब अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट 1 टन ऑफ आइस इन 24 आवर्स। बस ये लिख लो, मैं जो बोल रहा हूं उसको समझ लीजिएगा। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट 1 टन ऑफ आइस इन 24 आवर्स इज कॉल्ड एज 1 टन कैपेसिटी। ये AC के लिए होता है, लेकिन अगर आप रेफ्रिजरेटर लेने जाओगे तो वहां पे कैपेसिटी होती है लीटर्स में, है ना। वो आपको पूछते हैं भाई कितने लीटर का चाहिए फ्रिज आपको, तो आप बोलते हो कि आपका जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप बात करते हो। तो लीटर मतलब क्या? अमाउंट ऑफ स्पेस अवेलेबल इनसाइड द रेफ्रिजरेटर इज कॉल्ड दैट पर्टिकुलर स्पेस इन लीटर इज नथिंग बट कैपेसिटी ऑफ रेफ्रिजरेटर। तो आप बोलते हो कि भाई मुझे 5 लीटर या 7 लीटर या 10 लीटर का फ्रिज चाहिए, तो वो आपको उस पर्टिकुलर स्पेस का, उस पर्टिकुलर वॉल्यूम का रेफ्रिजरेटर आपको दिखाता है। ठीक है, सो दिस वाज द टर्म्स रिलेटेड टू कैपेसिटी ऑफ रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर। ओके, तो जितना मैंने यहाँ पे पढ़ाया, राइट फ्रॉम द वर्किंग टू द एनर्जी फ्लो डायग्राम टू दी फॉर्मूला ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, सारी चीज़ें आप नोट डाउन करिए अच्छे से उसको नोट्स को मेंटेन करिए, और प्लीज़ 1-2 बार उसको अच्छे से पढ़ लेना ताकि आपको याद रहे, क्योंकि हो सकता है आप इसको पढ़ोगे नहीं तो आप कंफ्यूज जाओगे हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर में। ओके, तो प्लीज़ स्क्रीन को पॉज कीजिए
और सब कुछ नोट डाउन कीजिए।